ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इंग्लिश में फ़ोनेटिक्स को चूज़ किया है, चाहे वो एमए के बच्चे हैं या बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं। फ़ोनेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा आते रहे हैं, पूछे जाते रहे हैं और जो हम कहेंगे कि हर स्टूडेंट को ज़रूर आने चाहिए, लर्न करने चाहिए। और कभी भी ऐसा कोई ईयर नहीं गया आज तक कि जब ये क्वेश्चन ना आए हों। आपके सिलेबस में फ़ोनेटिक्स है, कुछ बच्चों के सिलेबस में दोनों है, लिंग्विस्टिक एंड फ़ोनेटिक्स। फ़ोनेटिक्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अभी के लिए बता रही हैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। उनकी यूनिट 3 में 4 चैप्टर्स दिए गए हैं फ़ोनेटिक्स के। एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटरी सिस्टम, राइट। ये आपका फर्स्ट यूनिट हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए, एक बार आपका ये सिलेबस देख लेते हैं। ये बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। ग्रामर आप कर लेंगे, ग्रामर में कुछ भी इम्पोर्टेंट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ग्रामर का पोर्शन हम यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं। आपका हम यूनिट 3 ले रहे हैं फ़ोनेटिक्स का, और इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। और आपका ये पूरा सेक्शन, ये पूरी यूनिट आपकी 30 मार्क्स की होगी। मीन्स यू विल हैव टू आंसर ओनली 3 क्वेश्चंस। ओके, आपको जितने भी ऑप्शन वहाँ पर मिलेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। आई थिंक कि आपको हो सकता है 5 या 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाएं। आउट ऑफ दोज आपने सिर्फ किसका आंसर देना है, 3 का आंसर देना है। एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी ओनली 10 मार्क्स। ओके, एक क्वेश्चन आपको देगा 10 मार्क्स, तो आपका टोटल यहाँ पर 30 हो जाता है। और क्योंकि आपका 30 मार्क्स ये यूनिट आपको देगी, तो आप इजीली समझ सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए यूनिट है। तो इसीलिए आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन करने हैं एग्ज़ाम में, वो इसी यूनिट से करने हैं। अब आपका सिलेबस आपको अच्छे तरीके से पता है। इसमें देखिए क्या क्या आपके सिलेबस में है, ये हम आपको बता चुके हैं। जो फोनेटिक्स से रिलेटेड है आपका एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटरी सिस्टम, राइट। और नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। इसमें दोनों आते हैं आपके वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अनदर वन इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, मोनोसिलेबिक एंड डाइसिलेबिक वर्ड्स। लास्ट वन इज एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल्स, जिसे आप कहते हैं वर्ड स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड। तो ये वाली यूनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी। अब इसमें देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने करने हैं वो कौन से आपके हैं, जो क्योंकि 3 करने हैं आपने, तो 3 के लिए बहुत अच्छे तरीके से अभी से आप प्रिपेयर कर लीजिए। और इसमें एक बात का आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि ये वो सब्जेक्ट है आपका फोनेटिक्स कि जिसमें आप जितने ज़्यादा डायग्राम्स बनाएंगे, इमेजेस बनाएंगे, पिक्चर्स बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, जितने भी आपको डायग्राम्स आपको आते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा आपने हेडिंग्स डालनी, हेडिंग्स तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि हेडिंग्स के बिना तो इट विल रियली नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू डिस्क्राइब द होल पेपर। आप बिना हेडिंग के तो बता ही नहीं सकते हैं। कुछ भी आपसे पूछा जाता है तो हेडिंग्स तो ज़रूर आएंगी ही आएंगी, लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स ड्रॉ करें या डायग्राम बनाएं, राइट। तो देखिए, क्योंकि पेपर का नाम ही आपका फोनेटिक्स है, हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए व्हाट इज़ फोनेटिक्स। चाहे एग्ज़ाम में पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन ये आपको ज़रूर मेंशन करना है कि फोनेटिक्स क्या है। और हो सकता है डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ फोनेटिक्स, राइट अ नोट ऑन एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, राइट। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। एक दूसरी लैंग्वेज में भी पूछ लिया जा सकता है, स्पीच मैकेनिज्म।
तो इसको एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म भी कहते हैं और इसको स्पीच मैकेनिज्म। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका स्पीच मैकेनिज्म आता है तो काफ़ी स्टूडेंट्स पजल्ड हो जाते हैं दैट इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस। वो कहने लगते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि ये आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि स्पीच मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आपको बता दें ये दोनों सेम है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है राइट अ नोट ऑन स्पीच मैकेनिज्म तो आपका वो सेम होगा एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। तो इसे जाते ही आपने बताना है व्हाट इज एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, क्या होती है। जितना अच्छी तरीके से आप डिटेल्ड में लिख सके इसको लिखिए। ये भी अनदर लैंग्वेज हो सकती है इस क्वेश्चन की। गिव इन डिटेल, ओके, गिव इन डिटेल एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, या सिंपल एक आपके 3 वर्ड्स आ सकते हैं एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक क्वेश्चन आप ये जरूर देख लेना, याद कर लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपका 100% आई एम श्योर, देखिए 100% श्योर है कि ये जरूर आएगा। ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच, आइडेंटिफाई, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है राइट। एग्जामिनर कोई भी लैंग्वेज में आपसे पूछ लेगा, आपको जो फोकस करना है सिर्फ किस पर करना है, ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जितने भी ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच हैं, ऑर्गेन्स देखिए आप बिना हेडिंग के तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि आपको क्या बताने हैं, जो भी ऑर्गेन्स हैं आपने उनका मेंशन करना है। जैसे आपका लंग्स है, आपका लंग्स आ गए, आपके टीथ हैं, लिप्स हैं, आर्टिकुलेटर, ओके, जो आपके मूवेबल आर्टिकुलेटर्स हैं, अनमूवेबल आर्टिकुलेटर्स हैं, तो उन सब के बारे में क्योंकि आपको मेंशन करना है जो भी हमारे ऑर्गेन्स हैं या हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं। तो ये आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप विदाउट हेडिंग्स नंबर ना डालें और उनको ना बताएं। तो ये बहुत ही अच्छा, सबसे पहले आपको ये बताना है कि ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो ये सबसे इजी स्टूडेंट्स कर लेते हैं जिन्होंने क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि जाते ही आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर पर देखें तो आप इसको फ़ौरन लिखना शुरू कर दें। लेकिन एक ध्यान इसमें रखना है कि एग्ज़ामिनर आपसे 90% एग्जामिनर पूछता है, 90% की डायग्राम जरूर आप कंपलसरी होता है क्योंकि 90% कहा है तो इसमें डायग्राम जरूर आता है, क्योंकि ये ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं बिना डायग्राम के आपका अधूरा माना जाता है, कंप्लीट नहीं माना जाता। लेकिन ओके, अगर नहीं भी पूछ रहा है एग्जामिनर, अगर आपसे नहीं कह रहा है डायग्राम के लिए, तो भी आपने जरूर डायग्राम बनाना है और पूरे 1 पेज पर, राइट। छोटा सा नहीं बनाना, जैसे कि आपने ऐसे इधर उधर नहीं बनाना है, आपने पूरी आंसर शीट पर पूरे 1 पेज पर बहुत ही अच्छी तरीके से आपने डायग्राम बनाना है। किसका? ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच का। कुछ बच्चों की इतनी अच्छी ड्राइंग होती है, कुछ बच्चे की इतनी अच्छी आर्ट होती है कि उनके हाथों में जादू होता है, वो इतना सुंदर डायग्राम बनाते हैं कि हम खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते, उनको 10 on 10 देते हैं नंबर। ये फोनेटिक्स ऐसा पेपर है आपका कि इसमें अगर आप जरा सी मेहनत कर ले, क्योंकि एक तरह से साइंटिफिक कह सकते हैं इसको, अगर आप जरा सी इसमें मेहनत कर ले तो बहुत ही अच्छे नंबर इसमें आते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसको डिफ़िकल्ट मान लेते हैं, कंफ्यूजिंग मान लेते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि वो लास्ट मोमेंट पर इतना होपलेस हो जाते हैं कि वो इसको बेटर मानते हैं कि वो पेपर ही नहीं देते। आई मीन वो इंग्लिश छोड़ देते हैं या पेपर ही नहीं दे पाते, या इतना होपलेस हो जाते हैं कि आंसर शीट लिया और उसको जैसे लिया ब्लैंक ऐसे ही वापस कर दिया। तो आप बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए क्यों डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं आता, जबकि ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है। और कहेंगे कि जिस स्टूडेंट ने भी फोनेटिक्स पढ़ा है उसको इंग्लिश लैंग्वेज से ही प्यार हो जाएगा, वो इतना क्रेजी हो जाएगा फोनेटिक्स के लिए कि अगर कोई इस पेपर को जरा सा भी पढ़ लेगा, इसमें मेहनत कर लेगा, मीन्स इंग्लिश कहे तो इस पेपर के बिना कुछ नहीं है। जिस स्टूडेंट ने, चाहे वो बीए का है, एमए का स्टूडेंट है, जिसने फोनेटिक्स नहीं पढ़ा तो उसने कुछ नहीं पढ़ा, राइट। अब आप देख लीजिए कितना कितना अच्छा पेपर आपका है। तो इसलिए
अगर आपने अब तक नहीं मेहनत की है, इंटरेस्ट नहीं लिया है, तो आप इंटरेस्ट लीजिए और मैं आपको गारंटी देती हूँ यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट दिस पेपर। आप इंग्लिश में कुछ भी भूल जाएं लेकिन आप फोनेटिक्स कभी नहीं भूल पाएंगे। ओके, तो आप डायग्राम जरूर इसमें बनाना। अच्छा, हम आपको बताते हैं कि कौन सा डायग्राम है जो हम पूछ रही हैं कि पूरे पेज पर आपने बनाना है। और अभी से आप क्योंकि उसमें सारे ऑर्गेन्स आ जाएंगे आपके, और अभी से आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आपके पास 2-3 डेज तो हैं, आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। देखिए, ये है आपका ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच का डायग्राम, गॉट, और पूरे पेज पर आएगा आपका। तो ये अभी आपको देखने में डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन ये 101% आप स्टूडेंट ने बनाना है, क्योंकि ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन इसके बिना इनकम्प्लीट है। आप अगर इसे बनाते हैं तो आप देखिए कि आपके 10 on 10 मार्क्स कहीं नहीं गए। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स इसको डायग्राम को, इस पिक्चर को नहीं समझ पाए हैं तो वो इजीली समझ सकते हैं कि हमारे जो आर्टिकुलेटर्स होते हैं, राइट, कुछ मूवेबल होते हैं, कुछ अनमूवेबल होते हैं, ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच, ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच जिनसे हम बोलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपकी यहाँ से आप अगर स्टार्ट करें, ओके, थ्रोट है आपका, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और एक तरह से आप ये देखिए वोकल कॉर्ड से जो हमारी कैविटी, ओके, 2 कैविटी होती है, दैट इज 1 कैविटी एंड 2nd कैविटी। और जो भी हमारी साउंड्स होती है, या तो वो हमारी नेजल साउंड होती है या हमारी ओरल साउंड होती है, गोट। तो ये दोनों तरह की साउंड होती है, और ये इस तरीके से, ये जो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, आपको कुछ स्टूडेंट्स को अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो देखिए नेजल कैविटी आपने लिखना है, आपने ऐसे ही लिखना है। आपको शुरू में अजीब लगेगा लेकिन अगर आप जरा सा प्रैक्टिस कर लेंगे यू विल बी एबल टू ड्रॉ इट वेरी वेल। नेजल कैविटी है, ये आपकी ओरल कैविटी है, ओके, ये माउथ है आपका। और माउथ में देखिए आपके कुछ पोर्शन, यहाँ पे कुछ डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ये सब आपके ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। तो आप अलग से तो उनको लिखेंगे ही, लेकिन आपको इस पर भी ऐसे ही एज इट इज़ आपने बनाना है कि जैसे कि देखिए आपका ये लैरिनेक्स है, आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, ये वोकल कॉर्ड्स हैं आपके, ये वो वोकल कॉर्ड्स हैं, आप इन्हें फील कर सकते हैं। आप अगर अपने गले पर अगर आप हाथ रखें और जो भी आप बोल रही हैं तो आप देखना कि यहाँ वाइब्रेशन होता है। जब भी आप कोई साउंड आप कोई भी साउंड निकालते हैं, बोलते हैं, तो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं और सबके होते हैं। तो अगर आपको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं, तो ये जब डिटेल में आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ये सब क्या होता है। हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, यूवला, ओके, फेरिनेक्स एंड एपिग्लोटिस, तो ये सब लिखना है। और स्पेलिंग पर आप स्पेलिंग, हम अब टीचर क्या करने लगे हैं कि अगर बच्चा स्पेलिंग जरा सी गलती भी कर रहा है तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो आप जितना भी लिख सकते हैं स्पेलिंग में, अगर आपका कोई लेटर इधर उधर हो रहा है डजंट मैटर, उसकी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना उसे सोचकर। लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप एमए के ही बच्चे क्यों ना हो, गुड। तो ये आपका देखिए टीथ रीज, अपर लिप, ओके, अपर लिप, अपर टीथ, लोअर टीथ एंड लोअर लिप। अब देखिए टंग के भी पोर्शन है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, अब तक आप सारा कवर कर चुके होंगे अपना सिलेबस। ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच में भी आपने पढ़े हैं कि टंग के भी पार्ट्स होते हैं। ये टंग है आपकी, राइट। अलग से भी आप चाहें तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए जब आप ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच लिखना शुरू करेंगे तो अगर आपके पास टाइम है, आपकी बहुत अच्छी, आप मीन्स थोड़ा वो ड्रॉ भी कर सकते हैं, तो आप अलग से भी बना सकते हैं लिप, टीथ, इन दिस वे। तो टंग के पार्ट्स हैं आपके टिप, ब्लेड, फ्रंट, राइट। तो ये बैक है आपका, गुड। इसे ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये बैक है आपका। तो इसको आपको 100% आप स्टूडेंट्स को जरूर बनाना है। और आप फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो आप सबसे पहले वो क्वेश्चन कीजिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, वेल प्रिपेयर्ड हैं। और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप फोनेटिक्स पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा कीजिए, ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच का, गुड। और जो हम आपको बता रहे हैं कि जो अदर आपने डायग्राम्स लेने हैं, जैसे अगर आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डजंट मैटर, वो इम्पोर्टेंट था। लेकिन जैसे कि देखिए आपके ये हैं वोकल कॉर्ड्स हैं, तो अगर आप अलग से बना सकते हैं, ये छोटे छोटे हैं, इनमें 2-3 सेकेंड्स लगती है। जो बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं पूरे साल, जिन्होंने रेगुलर स्टडी की है या क्लास में हम बच्चों से
वाइट बोर्ड पर बनवाते हैं या उनको बताते हैं या वो असाइनमेंट्स बनाते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी ईजी होता है। आप अगर फर्स्ट टाइम देख रही हैं तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ये रहे आपके, तो इस तरह से छोटे छोटे, जैसे आप कुछ भी हेडिंग लिख रही हैं तो उसके सामने आपने ये छोटे छोटे डायग्राम बनाने हैं। गुड, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसमें हम बता रहे थे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच। गुड, अब देखिए ये और दूसरी लैंग्वेज में कैसे आ सकता है। ये थी आपकी एक लैंग्वेज, द ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। और भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच एंड हाउ डू दे टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस इंग्लिश साउंड्स। तो इस तरह की लैंग्वेज भी आपकी हो सकती है, लेकिन आपसे चाहे ये पूछा जाए या ये फर्स्ट वन वाला पूछा जाए, लैंग्वेज क्वेश्चंस की कुछ भी आए, आपने ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच बताने हैं कितने होते हैं और डायग्राम बनाना है। अनदर वन ये भी हो सकता है, प्रोवाइड, प्रोवाइड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, प्रोवाइड अ डिटेल्ड, ओके, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपका डिटेल्ड क्वेश्चन वाला पोर्शन है ये आर्टिकुलेटरी सिस्टम, phonatory system and respiratory system, okay, provide a detailed description of the articulatory system, phonatory system and respiratory system। अगर आपने एक वीडियो कोई पुरानी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि इसमें हमने एक चार्ट को बताया था बच्चों को, इसीलिए बताया था ताकि वो देख लें कि एग्ज़ाम में किस तरह से चार्ट बनाते हैं, किस तरह से कम टाइम में लिखते हैं। जैसे कि देखिए आप, आई जस्ट शो यू, तो ये क्योंकि बाद में पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाने का आपके इतना टाइम भी नहीं है। ये स्पीच मैकेनिज्म, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, राइट, जो आपसे पूछा था, एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म और ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच। अब इसमें देखिए आप इस तरह से भी चार्ट बना सकते हैं, जैसे कि आपने डिटेल्ड में लिखा और बहुत जल्दी जल्दी आप सबका अपनी आंसर शीट पर बहुत अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच में रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, फोनेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटिव सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, आपका फोनेटरी में कौन कौन से आते हैं और आर्टिकुलेटिव सिस्टम में क्या आता है। तो ये चार्ट की जो वीडियो थी पीछे, वो आप अच्छी तरीके से डिटेल में देख सकते हैं। इस तरीके से जब आप चार्ट बनाएंगे बहुत अच्छी तरह एक लुक आएगा। देखिए आपका ये सारा आ जाता है, पूरा चार्ट आप बनाएंगे और एक डायग्राम हो जाएगा, इस तरह के आपके चार्ट्स हो जाएंगे, कुछ हेडिंग्स हो जाएंगी, तो ये काफ़ी इफेक्टिव आपका क्वेश्चन हो जाएगा। गुड, ये दिस वन आर्टिकुलेटरी, फोनेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच। अब जो सेकंड क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो करना है आपने क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसका? स्पीच साउंड्स का क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका ये पूछा जा सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ वोवल और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट इन डिटेल द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स, एक क्वेश्चन आप ये जरूर तैयार करेंगे। और इसमें देखिए डायग्राम नहीं आता, इसमें आपका टेबल आएगी, इसमें सारी जो एक चार्ट बनाएंगे, टेबल बनाएंगी, कौन कौन सी साउंड्स होती, स्पीच साउंड्स होती हैं और किस तरह से आप उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उनका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जरा सा डिटेल्ड हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, सभी का पॉसिबल नहीं होता सभी को डिस्क्राइब करना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, तो हम क्लासिफिकेशन देते हैं। सबको क्लासीफाई कर कर एक दो का अगर आपके पास टाइम है तो आप उनका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अब इसमें देखिए आपसे वोवल का भी पूछा जा सकता है और कॉन्सोनेंटल, राइट, वोवल भी आ सकते हैं आपके और आपकी कॉन्सोनेंटल साउंड्स भी आ सकती हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स आप जरूर कर लेना। अब आपको हाँ एक बात और बता दें, फिर आप बाद में आप पूछेंगे कि कितना लेंथी होना चाहिए। तो देखिए लेंथ डिपेंड करती है इस बात पर कि आपके पास टाइम कितना है, आप कितनी डायग्राम्स बना रही हैं, चार्ट या टेबल किस तरह से बना रही हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कहीं तो 4.5, क्योंकि 10 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच है, जैसे कि देखिए इसमें आपने एक पेज पर तो आपने डायग्राम ही बना दिया, राइट, तो आप 4.5, हम सजेस्ट करेंगे कि 4.5 आपकी परफेक्ट लेंथ है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो 4.5 से ज़्यादा आप नहीं लेंगे। गुड, क्योंकि 3 क्वेश्चंस हैं आपके, 4.5, 4.5, 4.5,
हाफ, तो देखिए आपके टोटल कितना हो जाता है, आई थिंक 13.5। तो इतना एग्ज़ाम में आपके पास टाइम नहीं होता कि आप बहुत डिटेल में लिखें, तो वो गलती आप बिल्कुल नहीं करना कि आपको ये लगता है कि हमसे ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, तो आपने क्या किया, सारी एनर्जी सारा टाइम आपने एक एक क्वेश्चन में लगा दिया और बाद में इतना कम टाइम बचा कि जो आपके दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपने उनको क्या किया, उनकी लेंथ कम कर दी या उनको छोड़ दिया या उनको अच्छी तरीके से आप नहीं लिख पाए। तो वो गलती नहीं करना, सभी को आपको इक्वल टाइम देना है, टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो आपकी लेंथ लॉन्ग क्वेश्चन की 4.5 गुड। और तो आपका ग्रामर का पेपर है, उसमें तो लेंथ के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्यों, एक एक लाइन या एक एक वर्ड का आपको सिर्फ करेक्शन है, जैसे आपका उस तरह के आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्शन, इम्प्रूवमेंट। तो आपका क्लासिफिकेशन अब देखिए इसमें किस तरह से आ सकता है, ये भी आपका देखिए सेम है, राइट अ नोट ऑन ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम एंड, नहीं ये रिपीट हो गया आपका, यहाँ पर आपका आएगा आर्टिकुलेटरी सिस्टम। ओके, आर्टिकुलेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सेम वही है आपका, मीन्स आपने एक क्वेश्चन करना है तैयार ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच पर, डायग्राम की अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा वहाँ पर आप जल्दी कर आएंगे। क्लासिफिकेशन, जो भी क्लासिफिकेशन है स्पीच साउंड्स का, और दोनों ही कर लेना कि अगर देखिए दोनों ही आते हैं तो आप शॉर्ट में कर लिखेंगे, लेकिन दोनों में से अगर एक आता है, वोवल भी आ सकता है और कॉन्सोनेंट भी आ सकता है। आप इसमें देखिए डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड कॉन्सोनेंट, तो एक आपका ये हो गया। थर्ड वन जो आपने करना है, कितनी बार ये आ जाता है, क्योंकि 3 करने हैं तो आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जरूर कर लेंगे। अगर आपको इजी लग रहा है एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड वाला तो आप इसे कर लेंगे, लेकिन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी आता है, इसमें टाइप्स हैं जैसे नैरो ट्रांसक्रिप्शन, ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन। तो जो भी आपका इसमें है फुल डिटेल मीन्स आप इसको इस तरीके से तैयार कीजिए कि अगर एक क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन तो आप 4.5 पेज कर आ जाए। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप कैसे 4.5 पेज कर लेते हैं, आपके पास इतना कुछ होता है लिखने के लिए। जैसे कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप टेबल बना सकते हैं, और टेबल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उतनी ही जल्दी आप कवर करते चले जाएंगे। ओके, दिस टाइम आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ दिस टेबल, अगर हमें ऐसी टेबल मिलेगी तो हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आपको सजेस्ट करेंगे टू सेव योर टाइम, कि अपने टाइम को बचाने के लिए आप क्या कीजिए, इसमें आप टेबल बनाइए, इसकी एग्जाम्पल दीजिए इसके, क्योंकि वरना इतना क्वेश्चन तैयार कर लेना कि आपके 4.5 आपके पेजेस इसमें कंप्लीट हो जाएं। तो आप देखिए शॉर्ट में समझिए, एक आपको क्वेश्चन करना है एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म का, ये आप देख लेना, ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच, राइट, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आपका ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच, नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स एंड नंबर 3 फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार करेंगे, लिखने आपने वहाँ 3 ही हैं, तो वो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप उन क्वेश्चंस पर फोकस करें, अपनी जो दूसरे क्वेश्चंस को आप एनर्जी दे रही हैं, अपना टाइम प्रोवाइड कर रही हैं, वो आप इनको दीजिए और अभी से इनको बहुत अच्छे तरीके से करना शुरू कर दीजिए। गुड, शॉर्ट में तो नहीं, शॉर्ट में कभी आएगा भी नहीं, तो इसीलिए आपका बस आप इतना ध्यान रखना कि जो बच्चे इनमें से जिसको भी कंफर्ट लगे, हम सजेस्ट करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को ना लें, राइट, अनएक्सेंटेड और एक्सेंटेड वाले को आप ना लें, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा लेंथी लिख नहीं पाएंगे या आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसमें तैयार करने पड़ेंगे। आपके लिए जो ईजी रहेंगे वो क्वेश्चन हमने बताए हैं, फोनेटिक, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच। ओके, बेस्ट ऑफ लक।